गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के द्वारा चलाई जा रही ईल क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ईल 207 को पढ़ रहे थे और इसमें हम यूनिट 3 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर 8085 के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हमारी परिभाषाएं होती हैं उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वह है इंटेल के द्वारा बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है और यह एनमॉस माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये 1977 के अंदर डिज़ाइन किया गया था और यह एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं बेसिक फंडामेंटल उनको अपन डिस्कस करते हैं। पहली बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि इट इज़ अ 40 पिन आईसी पैकेज फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल एलएसआई चिप। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, टेक्निक की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक के द्वारा निर्मित होता है और इसके द्वारा इसको बनाया गया है और नंबर ऑफ पिन जो इस आईसी के अंदर है वो 40 पिन्स हैं, 20 करके दोनों साइड्स के अंदर नंबर ऑफ पिन्स की संख्या 40 होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि द इंटेल 8085 यूजेज ए सिंगल +5 वोल्ट डीसी सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन, कि इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो +5 वोल्ट होती है। देन इंटेल 8085 क्लॉक स्पीड इज अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज and the clock cycle is of 320 नैनो सेकेंड्स। ये 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे यह कार्य करता है। देन डेटा बस की साइज़ जो मैंने पहले भी बताया आपको कि 8085 जो है एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम कहते हैं कि वो कितने बिट का है, इसका मतलब उसकी वर्ड साइज़ है और वर्ड साइज़ इसका मतलब कि उसकी डेटा बस की साइज़ को वो आइडेंटिफाई या बताता है, दर्शाता है। तो डेटा बस इसकी 8 बिट की होती है और एड्रेस बस जो होती है इस केस के अंदर वो 16 बिट की होती है। और एड्रेस बस जो हमारी है वो दर्शाती है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है या उसके साथ आप कितनी बड़ी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है, बस है, तो इसका ये 64 किलोबाइट साइज़ की मेमोरी को शो ऑफ कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा के और कैपिटल बी यूज़ में लिया गया है। अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कैपिटल बी जो है वो बाइट को डिफाइन करता है। देन इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, इसको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं, यह 16 बिट का होता है और एक प्रोग्राम काउंटर नाम से एक और पॉइंटर होता है वो 16 बिट का होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल से हम आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर 6 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। इनका जो नाम है वह है BCDEH और L, इस नाम से आइडेंटिफाइड होते हैं। 8 बिट के 6 टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। एक रजिस्टर इसमें जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटर ए। एंड इंटेल 805 इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स। इसकी जो मेन एप्लीकेशंस हैं, कोर एप्लीकेशंस हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर है, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर है एंड वॉशिंग मशीन्स के अंदर है। जब हम मल्टीटास्किंग के हिसाब से कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर इन एप्लीकेशंस के अंदर हम इसको यूज़ में लेकर चलते हैं। नाउ
अब हम पहले बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर मॉडल के बारे में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हार्डवेयर मॉडल को दर्शाता है। इसमें आपके सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है ये माइक्रो प्रोसेसर को दर्शाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आ गया एक्यूमुलेटर जो मैंने आपको बताया था, एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर वो यहाँ पर है। देन ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पे एक होती है। फिर एक रजिस्टर यहाँ पे होता है फ्लैग्स का। फ्लैग्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लैग जो होते हैं हमारे, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, ये आपके कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद में इनकी वैल्यूज़ में परिवर्तन उत्पन्न होता है और उस परिवर्तन के हिसाब से हम हमारे आउटपुट को एनालाइज करते हैं। देन एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर हमने डिस्कस किया था पहले भी। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का कार्य क्या होता है कि यह कोई भी जो निर्देश आप फैच करते हैं उसका क्या काम होगा उसको यह डिकोड करता है। देन रजिस्टर अरेज हैं जो हमने 6 रजिस्टर्स की बात की थी, B, C, D, E, H and L, ये 6 रजिस्टर्स हो गए यहाँ पर। देन मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर्स हो गए हमारे, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर वो हमारे यहाँ पे हो गए। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है हमारा इसके अंदर। और ये पूरा हार्डवेयर जो हमारा होता है यह 3 प्रकार की बसेस से अटैच्ड रहता है। 16 बिट की एड्रेस बस, 8 बिट की डेटा बस एंड कंट्रोल बस। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कि 16 बिट की एड्रेस बस हमने जो डिज़ाइन कर रखी है वह यूनी डायरेक्शनल बस है, मतलब एड्रेस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ ही जाएगा। देन 8 बिट की डेटा बस है जो कि बाई डायरेक्शनल है, डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट पर जा सकता है और इनपुट से अंदर भी आएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल बस होती है। और कंट्रोल सिग्नल जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है वह सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट पर जाते हैं और वो वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस जो अदर डिवाइसेस कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम के उन सबको सिग्नल्स प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल है हार्डवेयर मॉडल कहलाता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात आती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU के बारे में। ALU जो हमारा है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कार्य करता है। कौन कौन से ऑपरेशंस ये करता है? पहला काम एडिशन, अर्थमेटिक के अंदर हम बात करें अगर हम, और सब्ट्रैक्शन, ये 2 ऑपरेशन जो हैं ALU परफॉर्म करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। देन लॉजिकल ऑपरेशंस की हम बात करें तो लॉजिकली एंड, लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, देन कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लॉजिकल नॉट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट से अभिप्राय हो गया आपका 1 का 0 या 0 का 1, रिवर्स करना किसी नंबर को, इंक्रीमेंट करना, ऐड 1 करना, कोई भी नंबर है उसमें आपको उसको स्टेप इंक्रीमेंट बाय 1, डिक्रीमेंट सिमिलरली कि आपको कोई भी नंबर है जो स्टोर्ड है हमारा उसको 1 से रिड्यूस करना है। देन शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं हमारे, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट लेफ़्ट, कि आपको जो भी आपके रजिस्टर के अंदर नंबर स्टोर्ड है बाइनरी फॉर्म के अंदर उस नंबर को 1 बिट से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना हो, तो वो उस काम के लिए हमारे ये वाले ऑपरेशंस काम में आते हैं। देन क्लियर एज एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल होता है क्लियर ऑपरेशन का, कि आपका जो भी रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है उसको क्लियर करना है हमें। और इस प्रकार के मैनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस और भी पॉसिबल हो सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं ये भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार से आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपन आगे डिटेल में जो सारे निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे तब इनको डिस्कस करेंगे कि आपका पर्टिकुलर किसी मोबाइल मेमोरी लोकेशन से एडिशन परफॉर्म करना है या रजिस्टर से करना है या किसी और पर्टिकुलर तरीके से करना है। तो हमारे पास में वेरियस अलग अलग इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि हमने कल लास्ट लेक्चर में बात भी की थी कि इंस्ट्रक्शन सेट होता है 8085 का, और 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उस पर 74 इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं और उन 74 इंस्ट्रक्शंस के 246 प्रकार के अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उन सब के अलग अलग कोड होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, और उन कोड्स को जो है हम हमारे सिस्टम के अंदर फीड करते हैं, जो हमारा इनपुट होगा मेमोरी के अंदर उसके द्वारा, और फिर उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है वो इन प्रकार के कार्यों को संपादित या परफॉर्म
करती है। देन हमारा नेक्स्ट आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो भी एक सीपीयू का इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और इसके जो कार्य होते हैं उनको अपन देखें तो इट इज़ यूज टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी आवश्यक टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, किस पर्टिकुलर पोर्ट को एक्टिव करना है, किस पर्टिकुलर आपके रजिस्टर के से डेटा को लेना है, मेमोरी को एक्टिवेट करना है, कब उसमें से रीड करना है, कब उसमें राइट करना है, और कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल वर्ड का होता है, कभी सिंगल वर्ड के होंगे, कभी मल्टीपल वर्ड के होंगे। तो वो मल्टीपल वर्ड जब बनेंगे तो उनकी क्लॉक साइकिल चलती हैं कि कितनी साइकिल्स में वो परफॉर्म होगा। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग होती है वो इनके माध्यम से की जाती है, और फॉर दैट रीज़न हम इस काम को करने के लिए हमारा ये जो काम करता है वह टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। देन इट इज़ यूज टू कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूडिंग मेमोरी। कि जो डेटा का फ्लो होता है सीपीयू के मध्य या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो, और उसके अलावा और भी कोई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो गया हमारा, और पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, उन सब डिवाइसेस के साथ में हमारा जो डेटा का एग्जीक्यूशन है और ट्रांसफ़र है उसकी कंट्रोलिंग, जो डेटा फ्लो है वो भी हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही कंट्रोल करता है। इनके माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट को इनेबल डिसेबल कितनी देर के लिए करना है उसको कंट्रोल करते हैं। देन बात आती है हमारी, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्टेटस कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं, स्टेटस सिग्नल होता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स होता है। ये सिग्नल्स भी जो है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ही प्रदान करता है। इनका क्या कार्य होता है कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस को दर्शाता है कि वह अभी किस प्रकार के कार्य में कर रहा है, तो वो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं हमारे। देन कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है कि आप जो भी निर्देश दे रहे हैं वो क्या कार्य करेगा, इनपुट आउटपुट से संबंध कर रहा है, या मेमोरी से संपर्क कर रहा है, या डेटा को इनके करते हुए डेटा को इनपुट पे दे रहा है, या डेटा को आउटपुट पे भेज रहा है। इन स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल्स के माध्यम से ही हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर की प्रेजेंट वर्किंग को, जो कार्य कर रहा है उसको सेट करते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा डेटा का फ्लो होता है। तो ये सिग्नल्स भी जो हैं हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं अलग, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए हमें इन स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल्स को, टाइमिंग सिग्नल्स को सेट करना पड़ता है, ताकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को पता रहे कि डेटा इनपुट कहाँ से आएगा, किसी आईओ डिवाइस से आएगा या मेमोरी से आएगा, वो स्टेटस सेट करना पड़ेगा। सिमिलरली डेटा आएगा या डेटा को भेजना है वो कंट्रोलिंग, तो वो सारे सिग्नल जो हैं वो इसी यूनिट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देन इट इज़ यूज टू कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। क्या मतलब हुआ इसका कि साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है किसी भी निर्देश को एग्जीक्यूट करने की या कोई भी कार्रवाई है, उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम भी इसी का होता है। माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को भी ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ उसके साथ जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनकी भी कंट्रोलिंग जो है वो इसी यूनिट के द्वारा की जाती है। आप किसी पोर्ट को, जिसको भी पेरिफेरल डिवाइस लगी हुई है, उसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, इनेबल डिसेबल डेटा इनपुट के लिए करना है, आउटपुट के लिए करना है, तो ये सभी प्रकार की जो कंट्रोलिंग है वो इसी यूनिट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। देन thus we can say that the control unit of the CPU acts as the brain of the computer system। कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन ये सारे कार्य करता है, ब्रेन के लिए क्या हो गया, हमारा मेन ब्रेन तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसके अंदर ये सारा अपना काम है, और बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे पेरिफेरल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोलिंग करना, उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, उसके स्टेटस को कंट्रोल करना,
ये सारा काम हमारा ब्रेन करता है। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू में ये सारा कार्य जो है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है रजिस्टर्स के बारे में। सीपीयू में जो रजिस्टर्स होते हैं उनका यूज़ क्या रहता है? रजिस्टर्स आर यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द माइक्रो प्रोसेसर। कि जो रजिस्टर अरे हमारा है, जो रजिस्टर्स हैं वह टेम्पररी रूप से आपका कुछ समय के लिए स्टोरेज करता है और उसमें मैनिपुलेशन, परिवर्तन उत्पन्न करता है डेटा में एंड इंस्ट्रक्शंस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इन काम में किया जाता है। डेटा रिमेन्स इन द रजिस्टर टिल दे आर सेंड टू द आईओ डिवाइस और मेमोरी। कि जब तक आपका जो डेटा है वो आईओ डिवाइस या मेमोरी तक नहीं जाता तब तक वो डेटा वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। और यदि आपने किसी ऑपरेशन के दौरान नए डेटा को उस पर्टिकुलर रजिस्टर में कॉपी कर दिया तो वो उसको ओवरराइड कर जाएगा, नया डेटा वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। हमने देखे यहाँ पर एक तो एक्यूमुलेटर था हमारा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, और उसके अलावा BCDEHL ये 6 रजिस्टर्स हमारे रजिस्टर अरे में थे। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे, ये टेम्पोरेरी डेटा स्टोर करते हैं। एग्जांपल, जैसे सपोज़ हमने कोई एडिशन का कार्य करना है, डेटा हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, तो जब माइक्रो प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन आएगा कि 2 डेटा का एडिशन करना है हमें, तो वो डेटा मेमोरी में रह के वो सीधा काम नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को मेमोरी से लेकर और टेम्परेरीली किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। हमारे पास में 6 रजिस्टर हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस डेटा को मूव करने के इनसे संबंधित होते हैं। आप चाहे बी काम में लो, सी लो, डी लो, ई लो, एच या एल, कोई सा भी काम में ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटी। हर किसी रजिस्टर में डेटा को मूव करने के लिए अलग निर्देश होगा, तो आप किसी भी निर्देश के माध्यम से डेटा को मेमोरी से और रजिस्टर में लेके आएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि जो डेटा आएगा, आप जो कोई एडिशन परफॉर्म कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो 2 नंबर्स के मध्य होगा, तो हमें 2 रजिस्टर चाहिए। तो वो जो एक नंबर होगा वो हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड रहता है और दूसरा किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में होगा। फिर आपने अदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपका रिजल्ट जो आएगा वो स्टोर होता जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। फिर जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलोअप हो गए और उसके बाद जब आप उस डेटा को पुनः या तो किसी आउटपुट डिवाइस पे देंगे या उसको दोबारा किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, तब तक वो वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। इट बिटवीन, सपोज आपने कोई डेटा बी में स्टोर कर दिया और 3 लाइन के पश्चात आपने दोबारा नया डेटा को इसमें स्टोर कर दिया, तो ये नया डेटा जो होगा वो उसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। तो टेम्पोरली स्टोर होता है, कब तक होता है? जब तक कि आप उसमें कोई नया डेटा स्टोर नहीं कर देते हैं। देन एक्यूमुलेटर एक हमारा आता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और एब्रीविएशन फॉर्म में ACC इसको हम बोलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक रजिस्टर होता है। सिंगल किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में लेके जाना होगा। और उसके अलावा यदि आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2 नंबर्स के मध्य, तो एक डेटा कम से कम हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ये ALU के अंदर हमारा ये रजिस्टर होता है और अर्थमेटिक यूनिट इसी के माध्यम से अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। सपोज पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन कि द एक्यूमुलेटर इज एन 8-बिट रजिस्टर एसोसिएटेड विद द ALU। ये मैंने आपको बताया कि यह जो रजिस्टर होता है यह रजिस्टर अरे में नहीं होता, ये ALU से कनेक्टेड रहता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से। द रजिस्टर ए से इसको डिफाइन करते हैं, इज एन एक्यूमुलेटर इन द 8085। एक्यूमुलेटर होता है ये। इट इज़ यूज टू होल्ड वन ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कि आप किन्हीं 2 डेटा के मध्य कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं किसी निर्देश के माध्यम से, तो उसका एक डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर के द्वारा होल्ड होगा। यहाँ एक वर्ड हमारा काम है ऑपरेंड, ये हमारा मिनिमोनिक्स की शॉर्ट फॉर्म होती है। निर्देशों का समय डिटेल में पढ़ा जाएगा इसको, कि कोई भी मिनिमोनिक होता है उसके 2 भाग होता है, एक ऑप कोड होता है, इसको हम ऑपरेशन कोड कहते हैं, और दूसरा ऑपरेंड होता है।
वो है डेटा जिसके के ऊपर प्रक्रिया करनी होती है। तो ऑपरेंड के अंदर जो दो डेटा हैं उसमें से एक डेटा जो हमारा होता है वह इसके अंदर स्टोर्ड किया जाता है। देन सपोज एक ही डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा। सपोज आपको किसी नंबर को कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक ही नंबर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे, किसी रजिस्टर में नहीं करेंगे। और यदि आपको कोई दो नंबर का एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन करना है या एडिशन करना है तो एक नंबर एक्यूमुलेटर में जाएगा और दूसरा नंबर हमारा किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में, आप जो आपका ऑप्शन अच्छा लगे, BCDEHL 6 रजिस्टर्स हैं अरे के अंदर, उसमें किसी एक रजिस्टर में आप स्टोर कर सकते हैं। देन द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज आल्सो प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। कि आपने नंबर स्टोर कर दिया, उसके उपरांत उस पर ALU ने जो भी प्रक्रिया परफॉर्म करी, प्रक्रिया परफॉर्म करने के उपरांत परिणाम भी हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर्ड होता है। तो आप इंस्ट्रक्शन के बाद में यदि उस रजिस्टर की वैल्यू चेक करोगे तो आपको वो नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको लास्ट जो रिज़ल्ट हमारा निकला उस इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को एग्जीक्यूट करने के पश्चात वो उसके अंदर मिलेगा। सपोज दो नंबर का आपने एडिशन किया 5 + 6, तो 5 आपने एक्यूमुलेटर में डाल दिया, 6 आपने B रजिस्टर में डाल दिया, फिर आपने एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन को, 5 + 6 किया आपने, 5 6 11 होता है। तब आप इसके पश्चात जब एक्यूमुलेटर की पोजीशन देखेंगे, डेटा चेक करेंगे तो एक्यूमुलेटर में आपको 11 की वैल्यू मिलेगी, ना कि 5। तो परिणाम हमारा हमेशा की अंदर अंततः एक्यूमुलेटर में रहता है और इस एक्यूमुलेटर के रिज़ल्ट को हम हमारी आवश्यकता के अनुरूप बाद में किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे या आउटपुट पे कहीं भी सेंड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। मेमोरी में किसी लोकेशन पे आप रिज़ल्ट को स्टोर कर सकते हैं या आप चाहें तो आप उसको किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट पोर्ट जहाँ भी आपको देना है वहाँ पे उसको दे सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे इसके हार्डवेयर मॉडल के जो हमने पढ़े। और उसके अलावा ये बसेस हैं हमारी, इनको अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 16 बिट की यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस इसके साथ में कनेक्टेड रहती है। देन 8 बिट की डेटा बस ये इसके साथ में बाई डायरेक्शनल बस कनेक्टेड रहती है। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के साथ में एक यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल सिग्नल्स की कंट्रोल बस कनेक्टेड रहती है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन डिकोडर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यह पार्ट जो होता है यह इंस्ट्रक्शन की डिकोड करके हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में क्या काम करना होता है। उसके अलावा मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर जो हमारे होते हैं, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, इनको हम हमारे प्रोग्रामिंग मॉडल, अभी हमने हार्डवेयर मॉडल पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या नाम होते हैं। दो होते हैं ये, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, इनका क्या कार्य होता है वो अपन उसमें प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ते समय पढ़ेंगे। एंड देन एक हमारा होता है फ्लैग्स, ये भी हम प्रोग्रामिंग मॉडल में पढ़ेंगे कि 8085 में कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं और किस पर्टिकुलर फ्लैग की स्थिति को हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं इंस्ट्रक्शन के पश्चात। हमारे ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।